हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के कैपेसिटेंस वाले पोर्शन को स्टडी करेंगे। आज हमारा बिगिनिंग होगा और आज हम लोग जिस टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं वह टॉपिक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कंडक्टर। और इनका जो भी पॉइंट होगा उनको हम लोग समझेंगे और स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो कुछ बेसिक बातें हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आप दो टॉपिक देख पा रहे हैं, एक है कंडक्टर और सेकेंड है इंसुलेटर, जिसे आप ऑलरेडी अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन इस चैप्टर के अकॉर्डिंग थोड़ा हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों यहाँ पर इस टॉपिक को आपको स्टडी करने के लिए दिया गया है। सो कंडक्टर्स आर द सब्सटेंस विच अलाउ लार्ज स्केल ऑफ फिजिकल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये हम लोग समझते हैं कि जो भी कंडक्टर होता है, अगर उस कंडक्टर के क्रॉस में इलेक्ट्रिक फील्ड्स कनेक्ट कर दिया जाए तो उसमें जो भी चार्ज है वो फ्लो करते हैं। एग्जांपल्स आप सभी जानते हैं, जैसा आप हम देख पा रहे हैं। नेक्स्ट इज इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होता है? विच डू नॉट अलाउ फिजिकल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू देम। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद भी उसमें चार्ज का फ्लो नहीं हो पाता है। और ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं आपको समझ में आएगा, क्योंकि आने वाले टॉपिक में हम लोग बार बार स्टडी करेंगे। जो भी हमारा कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर के बीच में जो मिड वाले पार्ट में हम इंसुलेटर का यूज करते हैं और उस पर क्या इफ़ेक्ट होता है। कभी हम कंडक्टर का भी यूज करते हैं, उस पर क्या इफ़ेक्ट होता है इसे हम समझेंगे। तो जैसा हमने देखा कि चार्ज का मूवमेंट नहीं होता है अगर इंसुलेटर है, और अगर कंडक्टर है तो चार्ज का मूवमेंट होता है। और एग्जांपल्स वगैरह आप देखकर समझ सकते हैं। और साथ साथ जो अभी हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक का दो पॉइंट है यहाँ पर, एक फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज। तो आपको एकदम आसानी से समझ में आएगा कि कंडक्टर में फ्री चार्ज होता है या फिर इंसुलेटर में। तो जैसा हमने देखा, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करने के बाद चार्ज फ्रीली मूव कर पाते हैं, और वह किस में? तो वह है कंडक्टर में। तो हम कह सकते हैं फ्री चार्जेज आर प्रेजेंट इन कंडक्टर एंड बाउंड चार्जेस। बाउंड चार्जेस के केस में क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उसे मिल जाए तो वह मूव नहीं कर सकते, फ्रीली मूव नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं कि उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है। दे पोलराइज इटसेल्फ, वो अपनी जगह पर थोड़े पोलराइज हो जाते हैं और उनका जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ये अपने अगल बगल में अलाइन हो जाते हैं। तो इन्हीं बात को हमको समझना है यहाँ पर। यस, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। यस, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया, ओके नो प्रॉब्लम। चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, यहाँ से हमें स्टडी करना है। इस टॉपिक के अंदर में जो भी हमारे पॉइंट्स है उससे हम लोग समझते हैं। नंबर 1 जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा इस पर, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर। अब इसको समझना पड़ेगा कि किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के जो इंटीरियर पार्ट्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा हम देख पा रहे हैं जीरो होता है। और इसे समझने का आसान तरीका है, जो भी रिटर्न पार्ट्स उतना आपको नहीं पढ़ना है। आप सीधे देखिए डायग्राम में क्या हो रहा है। आप डायग्राम में देख पा रहे हैं एक कैपेसिटर है, लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव चार्ज है, राइट हैंड साइड में नेगेटिव चार्ज है। आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा कि ये जो फील्ड लाइंस है ये लेफ़्ट टू राइट बने हुए हैं किसके वजह से? बिकॉज ऑफ द कैपेसिटर। क्योंकि आपको मालूम है ये जो फील्ड बनते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ, इनका डायरेक्शन होता है, जो हम समझते हैं। और भी हम लोग इस पर बात भी करेंगे। अब है कि इसके देखिए मिड वाले पार्ट में हमने एक कंडक्टर रखा है, जैसा आप देख पा रहे हैं। अब क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसे मिल जाएगा, यह इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों मिला हुआ है तो आपको और अभी नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगा कि किस तरह से कैपेसिटर में चार्ज इसके दोनों प्लेट में आ जाते हैं। तो फिलहाल इनमें जो चार्ज है उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वह इलेक्ट्रिक फील्ड किसे मिल रहा है? इस कंडक्टर को मिल पा रहा है। और देखिए इससे क्या होगा, जैसे ही इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, आपने क्या समझा? उस कंडक्टर के जो चार्ज है वो फ्रीली मूव करने शुरू करते हैं, ऐसा हम लोग जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो भी अंदर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थे उनका एक मूवमेंट होगा, नेगेटिव वाले का पॉजिटिव के डायरेक्शन में और पॉजिटिव वाले का नेगेटिव के डायरेक्शन में। क्योंकि अपोजिट चार्ज के बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और वह एक दूसरे के करीब होंगे। और जितने भी चार्ज हैं सभी एक तो लेफ्ट हैंड में अगर नेगेटिव है तो, और पॉजिटिव है तो राइट हैंड में,
तब तक मूव करते रहेंगे जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए। यह इक्विलिब्रियम में जाना चाहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करना चाहेगा और यह चार्ज कंटिन्यूस बनता रहेगा। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस कैपेसिटर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस इक्वल हो जाएंगे, तो क्योंकि इनका डायरेक्शन अपोजिट है, जैसा हम देख पा रहे हैं, एक इंड्यूस्ड वाले का राइट टू लेफ्ट है और इस कैपेसिटर वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है, दोनों इक्वल होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इस बात को आप अच्छे से याद रखिए। क्या याद रखना है कि कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर कंडक्टर जिसके सरफेस पर चार्ज है और उसके इंटीरियर पार्ट में अगर कोई कंडक्टर है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। चलिए यह बात को आप थोड़ा सा याद रखेंगे, अभी अगर आने वाले टॉपिक में हम लोग फिर बात करेंगे। चलिए सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट, जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। बस इस लाइन को ही समझिए। कहता है कि जो भी चार्ज किया हुआ कंडक्टर है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उस चार्ज की वजह से वह सरफेस पर सिर्फ नॉर्मल ही होता है। अब कहता है कि नॉर्मल ही होता है क्या, और पॉसिबिलिटी नहीं है? तो कहता है कि अगर चार्ज नॉर्मल ना होकर के सपोज 60 डिग्री का एंगल बना रहा है सरफेस पर, तो क्या होगा, क्या संभावना बन जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, उनका कंपोनेंट्स बनना शुरू हो जाएगा। अगर वह 90 डिग्री में ना हो तो उनका कंपोनेंट बनना शुरू होगा और उसमें से एक कंपोनेंट उसके सरफेस पर जरूर चला जाएगा। और सरफेस पर चला गया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है सरफेस के अलोंग हो जाएगा, उसके प्लेन के अलोंग। इसका मतलब होगा, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन में चार्ज का फ्लो होता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की। ये जो सरफेस पर चार्ज है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर में है और वो मूव नहीं करते, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये मूव नहीं कर सकते। और जैसा हमने कहा कि अगर ये नॉर्मल नहीं होंगे, किसी एंगल पर होंगे, तो उनका एक कंपोनेंट बनेगा सरफेस की तरफ, और सरफेस की तरफ बनेगा तो चार्ज को मूव करना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं होता है तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ नॉर्मल ही होते हैं जिनका कंपोनेंट सरफेस पर नहीं जाएगा। चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हम इसी टॉपिक के अंदर स्टडी कर रहे हैं, एंड इट इज़ द net charge in the interior of a conductor is zero. The net charge in the interior of a conductor is zero and any excess charge reside at its surface. देखिए इस टॉपिक को समझना आसान है। कह रहा है कि इंटीरियर पार्ट में, किसी कंडक्टर के इंटीरियर पार्ट में चार्ज जीरो होते हैं, और इसे समझना आसान है। जो हम लोग नंबर 1 प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे थे तब वहाँ हम लोगों ने क्या देखा कि किसी चार्ज कंडक्टर के इंटीरियर पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। किस तरह से चार्ज इंड्यूस्ड होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने लगते हैं, और ये तब तक बनता है जब तक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस कंडक्टर में जीरो ना हो जाए। तो इस तरह की बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं। वहाँ हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और हम यहाँ पर ये थर्ड पॉइंट हमें यह बताना चाहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो क्या चार्ज भी जीरो होता है? तो यस, चार्ज भी जीरो होता है। तो ये कह रहे हैं नेट चार्ज इन द कंडक्टर इज़ जीरो। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको स्टडी करते हैं। इसके लिए आपको गॉस थ्योरम का हेल्प लेना पड़ेगा। हम लोग सभी जानते हैं गॉस थ्योरम क्या होता है। फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहाँ देख पाएंगे कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है जिसका फार्मूला E डॉट ds होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो चार्ज क्या होगा? चार्ज विल आल्सो जीरो। तो इस चीज़ को हम लोगों ने दिखाया कि क्यों चार्ज जीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो चार्ज भी जीरो होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो। फोर्थ में हम लोग स्टडी करेंगे पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। कहता है कि पोटेंशियल सरफेस पर और सरफेस के अंदर वाले पार्ट में कांस्टेंट होता है। सरफेस पर कांस्टेंट क्यों होता है? तो हमने याद करिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का जब हम लोगों ने टॉपिक स्टडी किया था उस पर हमने आपको बताया था कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो डिस्टेंस पर डिपेंड करते हैं। किसी सोर्स जिस सोर्स चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना है उस सोर्स चार्ज और जो टेस्ट चार्ज होता है उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उन पर डिपेंड करता है
आपका पोटेंशियल, और अगर वह सेम होगा तो वहाँ पर पोटेंशियल सेम होता है। तो ये बात जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन, ऑन द सरफेस, सरफेस पर तो कांस्टेंट होगा ही, क्योंकि आपका जो चार्ज है वहाँ से उस पॉइंट पर सरफेस का जो डिस्टेंस है वो सेम है। और यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं कि जो चार्ज है वो खुद सरफेस पर है और टेस्ट चार्ज भी हम लोग वहीं रख रहे हैं, तो डिस्टेंस तो ऑलमोस्ट सभी जगह वही हो रहा है, टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज का, तो पोटेंशियल सेम होगा। नेक्स्ट है जिसे आपको समझना है यहाँ पर फिलहाल, पोटेंशियल इज़ कांस्टेंट विद इन, इस बात को आप ध्यान देंगे, विद इन मतलब अंदर में। अब है कहता है कि उस कंडक्टर के अंदर में भी कहता है कि पोटेंशियल जीरो होगा। अब इसको समझने का आसान तरीका है, सबसे पहले आप इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से जानते हैं, क्या रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का, दैट इज़ ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप इसे लिख सकेंगे ई इक्वल टू जीरो। क्यों लिख पाएंगे? क्योंकि जो कंडक्टर है उसके विदिन का बात यहाँ कहा गया है, विदिन मतलब उसके इंटीरियर पार्ट में। और आपने अभी नंबर 1 टॉपिक पर स्टडी किया कि उसके अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो जीरो होते हैं, और इसे हम लोग जीरो बैठा देंगे यहाँ पर, डी वी बाई डी आर इक्वल टू जीरो। तो आपको मालूम है डिफ्रेंशिएशन का जो रूल होता है, यहाँ से हम कह सकेंगे v इज़ कांस्टेंट। तो हमें समझ में आ गया कि किसी चार्ज कंडक्टर के सरफेस के साथ साथ उसके इंटीरियर पार्ट में भी जो पोटेंशियल होते हैं वह कांस्टेंट होते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 5, यस। सो अब देखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये आसान है, छोटा सा टॉपिक है। कहता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सरफेस पर, जैसा हम लोग एक बॉडी यहाँ देख पा रहे हैं, इस बॉडी में हम लोग एक स्मॉल सरफेस को कंसीडर कर लेते हैं, और फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे यह सरफेस चार्ज डेंसिटी पर प्रोपोर्शनल रिलेशन रखता है। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लोग इसके गॉस थ्योरम को स्टडी कर लेंगे और गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। और आइए हम लोग समझते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह सरफेस चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल कैसे होता है। यहाँ पर हमारा न्यूमेरिकल डाटा नहीं है इस क्लिप में, लेकिन समझ सकते हैं। ठीक है, सपोज हमने एक स्मॉल सरफेस कंसिडर कर लिया, या एक गॉसियन सरफेस है। हम कैसे लिखते हैं गॉस थ्योरम को, ई डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एप्सिलॉन नॉट, ऐसा हमारा फॉर्मूला होता है। और ये यहाँ पर क्योंकि गॉसियन है तो हमें यूज करना होगा चार्ज पर यूनिट सरफेस, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, और उसे हम लोग क्या कहते हैं सिग्मा, क्योंकि हमारे पास एक्सप्रेशन नहीं है लेकिन हम उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और उससे आप समझ सकते हैं कि कैसा एक्सप्रेशन होता है, ई डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाई, वी कैन राइट क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा एस होता है, तो हम Q को लिख सकते हैं सिग्मा इंटू डेल्टा एस। और आपके लेफ्ट हैंड साइड में E डॉट डी एस है, E इंटू डी एस है, डी एस कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचेगा, तो आपको फॉर्मूला मिलेगा E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप सीधे कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह सरफेस चार्ज के साथ एक प्रोपोर्शनल रिलेशन बनाता है। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर पर हम लोग बात करते हैं। दिस वाज 5 एंड विल डिस्कस ऑन 6. Okay, right. So this is electric field. Electric field is zero in the cavity of a hollow charged conductor. यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसी के बेस पर हम लोग बाद में स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का क्या होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके एप्लीकेशंस भी होते हैं। कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द कैविटी ऑफ अ होलो चार्ज कंडक्टर। होलो चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो आई थिंक आपको ऐसा कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है कि ऐसा होता होगा या नहीं होता होगा, ये होता ही है। क्योंकि हम लोगों ने देखो अभी तक क्या स्टडी किया कि कोई एक कंडक्टर है जो चार्ज किया हुआ कंडक्टर है, उसके इंटीरियर पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, क्योंकि चार्ज इंड्यूस्ड होते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में बनाते हैं। और वह तब तक चार्ज इंड्यूस्ड होते हैं जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर और अपोजिट ना हो जाए, कहने का मतलब जीरो ना हो जाए। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। लेकिन अगर उस कंडक्टर के अंदर में कैविटी है, मतलब एक खाली सा जगह है, तो क्या वहाँ पर चार्ज होगा? क्योंकि जो कैविटी है उसके सराउंडिंग में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो
चार्ज नहीं है, क्योंकि हम गॉस थ्योरम से समझते हैं ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ई जीरो हो जाता है तो चार्ज भी जीरो होता है। तो आप सीधे कर सकते हैं कि अगर कैविटी है तो कैविटी के अंदर में भी चार्ज नहीं होगा। और ये स्टडी क्यों कराया गया, क्योंकि आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, जो आपको इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज जीरो। देखिए आपको मैंने भी बताया। तो हम लोग क्या करते हैं, तो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में सीधे देखिए, आप डेफिनेशन को भी समझ सकते हैं। मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। जो आपके एप्लीकेशंस है इसे स्टडी कर लीजिए। थंडर स्टॉर्म accompanied by a lightning, it is safest to sit inside a car। कहते हैं कि आप कार में ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत थंडरिंग हो रहा है, लोग डर से बाहर निकल करके कहीं पेड़ के नीचे छिप जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करेंगे। आप कार के अंदर ही रहिए। वो साइंटिफिक बनाया गया है, मेटल का आपका कार बना हुआ है, और वहाँ पर आप उसके अंदर में है। अंदर में कहाँ पर है, तो उस कंडक्टर, आपका कार कंडक्टर का बना हुआ है। इसका जो उसका जो बॉडी पार्ट होता है कंडक्टर का होता ही है, और अंदर वाला जो पार्ट है वह एक कैविटी है जिस पर चार्ज नहीं होता है। चार्ज फ्लो हो ही नहीं सकता, उस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा नहीं तो चार्ज फ्लो नहीं होगा, और आपको जो थंडरिंग होती है उसमें जो लाइटनिंग हो रहे होते हैं उनका कोई भी असर आपको नहीं पड़ेगा। और उस तरह का और भी हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। आप देखिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जिनका जो केस होता है, कवर, वह मेटालिक होता है। वह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि थंडरिंग के दौरान चार्ज उस पार्ट में ना चला जाए, क्योंकि ऑलरेडी आपने करंट सप्लाई किया है, और एक्स्ट्रा चार्ज जा करके उसको वह डैमेज ना कर दे। कोक्सियल ट्यूब आप देखते होंगे, जो आपके केबल्स होते हैं उसको अगर आप कभी ओपन करेंगे तो उसके ऊपर में एक आपको जालीदार लेयर मिलेगा वायर का, कंडक्टर के बने होते हैं। वह क्या करता है, तो वह एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बनाए हुआ होता है, क्योंकि उसके सेंट्रल पार्ट पर उसका मेन वायर होता है जिसको डैमेज नहीं होना चाहिए। अदरवाइज किस पार्ट में खराबी है ये जानना मुश्किल हो जाएगा, और इसके लिए कोएक्सियल वायर को इसी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। बीच वाले पार्ट में एक कैविटी होता है, उस कैविटी में इसका मेन केबल को पास कराया जाता है, मेन वायर पास कराया जाता है, और जिससे हम लोग जो भी हमें ट्रांसमिट करना है उस जैसे हम लोग सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, और उसे हम लोग उसके सेंट्रल पार्ट से ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और चलिए ठीक है, थैंक यू।